सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग 1 के अंतर्गत कंपनी के शासन से लेकर 1857 तक की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संवैधानिक ढांचा। भारतीय संवैधानिक ढांचा। तो आज हम भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो विद्यार्थियों, हमारा भारत देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। तो सबसे पहले ब्रिटिश लोग भारत में व्यापार करने के लिए कब आए? 1600 ईस्वी। ब्रिटिश लोग भारत में व्यापार करने के लिए कब आए? 1600 ईस्वी वर्ष में। और उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। उसका क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। तो भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आज हम भारतीय संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में अंग्रेजों ने एक कंपनी स्थापित की थी। इसके बाद में देखिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ, क्या नाम था महारानी का? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा और उनको भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए थे। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए। कब? 1765 में कंपनी ने 1765 ईस्वी में क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए। देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए थे। तो देखिए, एक युद्ध हुआ था 1764 में, और 1764 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का क्या नाम था? बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इस बक्सर के युद्ध में और जो मुगल बादशाह था उसका नाम था शाह आलम। मुगल बादशाह का क्या नाम था? शाह आलम। तो मुगल बादशाह शाह आलम को विजय प्राप्त हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार प्रदान किए थे। तो दीवानी अधिकार भारत में कौन सी मुगल शासन ने प्रदान किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को? शाह आलम ने। हाँ, तो देखिए, इसके बाद 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथ में ले लिया। कब? 1857 की क्रांति के बाद। और जो कंपनी का शासन था उस कंपनी के शासन को हटा करके और उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन था या ब्रिटिश शासन था, उसने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया। यह शासन कब तक चला? जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया। हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा हमारे देश पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमें एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसके लिए अनेक प्रयास भी किए गए। तो देखिए, सबसे पहले 1934 में
एम एन रॉय, क्या नाम था? एम एन रॉय, जिनको भारत में साम्यवाद आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है। तो भारत में साम्यवाद आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है? एम एन रॉय को। के द्वारा दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान वो अस्तित्व में आया। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया, तो तब तक हमारे इस शासन व्यवस्था पर अनेक ब्रिटिश घटनाओं का प्रभाव पड़ा। आज हम इन ब्रिटिश घटनाओं का क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश घटनाओं का जो प्रभाव पड़ा उसमें हम पढ़ेंगे कंपनी के शासन में घटित घटनाएं कौन कौन सी थी। तो कंपनी के शासन में घटित घटनाओं का आज अध्ययन करेंगे। तो कंपनी के शासन में घटित घटनाएं कब से कब तक? 1773 से लेकर के और 1857 तक जो जो घटनाएं घटित हुई थी उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई और उनकी इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव है वो रखी गई। इसके द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा भारत में जो कंपनी के कार्य थे उनको नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले कदम उठाए थे। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई एवं इनके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी अब हम देखेंगे इस अधिनियम की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषता थी? तो पहली बात, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उसको जो उसका जो पद था उसको क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सबसे पहले बनने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले बनने वाले गवर्नर जनरल थे। दूसरी बात इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। जो मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल थे, मद्रास के थे, मुंबई के थे गवर्नर जनरल थे, उनको किन के अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जबकि पहले सभी जो प्रेसिडेंसियां थी उनके गवर्नर जनरल थे वो एक दूसरे से अलग रहते थे। तीसरी बात, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई थी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। कहा? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे।
तो एक उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। चौथी बात, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। तो इसके अंतर्गत जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार पर और भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया था। पांचवी बात इसमें देखें तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि भारत में जो राजस्व है, जो नागरिक सैन्य मामले हैं, इनकी जानकारी वो ब्रिटिश सरकार को दी जाए। हाँ तो विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट था। इसके तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1781 में। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको दूसरा नाम क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है वो इस प्रकार से अस्तित्व में आया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखेंगे 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसकी विशेषताएं। तो देखिए पहली विशेषता क्या थी कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको और जो वाणिज्यिक कार्य थे, व्यापार के कार्य थे, उन दोनों को पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। दूसरी विशेषता इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड एक स्थापित कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो दूसरी विशेषता क्या थी कि इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी थी। किसको? निदेशक मंडल को। तो इसने निदेशक मंडल को कंपनी के वाणिज्यिक जो मामले थे उनके अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या किया कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड स्थापित कर दिया। इस प्रकार इसने द्वैध शासन की शुरुआत कर दी, द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया। तीसरी विशेषता कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो यह नियंत्रण बोर्ड को शक्ति दे दी गई। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दे दी गई कि वह ब्रिटिश जो नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार है व राजस्व जो गतिविधियां हैं उसका अधीक्षण
और उनका नियंत्रण भी करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो प्रकार से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो भारत में पहली बार कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उनको क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। दूसरी बात कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। किसको? ब्रिटिश सरकार को। किस पर है? कंपनी पर है। तो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। किसमें? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब है 1833 का चार्टर अधिनियम। कब का? 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। तो अब इस अधिनियम की यदि विशेषता देखें तो इसने सबसे पहले इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किस एक्ट ने? 1833 के एक्ट ने। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। दूसरी विशेषता, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। किसको? मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका से उनकी जो शक्ति थी उनको समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से जो नए कानून बनाए गए उसको एक्ट या अधिनियम में कहा जाने लगा। तीसरी विशेषता कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक निकाय की बजाय विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था। अब जो व्यापारिक कंपनी थी वो व्यापारिक कंपनी न रह करके विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। चौथी बात कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। तो सबसे पहले सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कौन से एक्ट के तहत हुआ था? 1833 के तहत किया गया था। इसमें कहा गया कि भारतीयों को रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को फिर बाद में समाप्त कर दिया गया। इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम आगे पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। तो कंपनी के शासन में घटित घटनाओं के बारे में सबसे पहले हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में देखा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में देखा था 1833 का चार्टर अधिनियम। और अब देख रहे हैं 1853
1853 का चार्टर अधिनियम। तो देखिए 1773 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रेणी का यह अंतिम अधिनियम था। तो ब्रिटिश अधिनियम अंतिम था। तो 1773 से लेकर के 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रेणी में यह अंतिम था। तो यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। तो अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या थी। पहली 1853 के चार्टर अधिनियम की पहली विशेषता थी कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। विधायी कार्य अलग कर दिए और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए। तो इसने पहली बार जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, किसकी परिषद है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उनके जो प्रशासनिक कार्य थे उनको और जो विधायी कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। कितने पार्षद जोड़े गए? 6। और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इन 6 पार्षदों को क्या नाम दिया गया? विधान पार्षद। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। तो गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। जिसे क्या कहा गया? भारतीय विधान परिषद। क्या कहा गया? भारतीय विधान परिषद कहा गया। तो इसे दूसरा नाम क्या दिया गया? भारतीय विधान परिषद। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। तो भारतीय विधान परिषद ने एक छोटी संसद की भूमिका निभाई। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। तो अब दूसरी इसकी विशेषता देखेंगे कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। कब? 1854 में। और इस सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक समिति बनाई। उसका क्या नाम रखा गया? मैकाले समिति। इसकी नियुक्ति की गई थी। तीसरी विशेषता, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। तो इसको क्या किया गया कि कंपनी के शासन को विस्तारित रूप दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का भी अधिकार दिया गया। चौथी बात कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय असेंबली द्वारा किया जाना था। और आगरा की जो स्थानीय प्रांतीय सरकारें थी उनके द्वारा किया जाना था।